जय हिंद एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है वो वैसे ही जैसा हमारा पिछला लेक्चर था, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने देखा था कि बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कैसे बनी थी, उसके अंदर कितने मेंबर्स थे और उसके फंक्शंस क्या थे, उसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस भी हमने किया था। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था ना कि हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी, और लास्ट में मैंने बताया था कि गवर्नेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से मैंने बताया कि सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करेंगे, फिर इंडियन पॉलिटी ख़त्म करेंगे और लास्ट में फिर गवर्नेंस वाले पार्ट में जाएंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो बेसिकली हिस्टोरिकल एनालिसिस था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी हिस्ट्री क्या थी, है ना? कि अंग्रेज़ों के आने से हमारे अभी तक का जो आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो हमने देख लिया कि पूरी स्टोरी कहाँ से थी, है ना? हमने काफ़ी सारी चीज़ें कहीं से ली थी, वो भी हमने देखा था पिछले कि अलग-अलग देशों से, अलग-अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने काफ़ी सारी चीज़ें एडॉप्ट की है। हमारा जो 1935 का एक्ट था ब्रिटिशर्स का, उसके अंदर से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने एडॉप्ट की है और उन सारी चीज़ों को हमने इंडिया के क्या बोलते हैं, हित में, इंडिया के सहारे, मतलब इंडिया का जैसा स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम उन लोग को मोल्ड किया है वैसे। आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स है, कितने शेड्यूल्स है, इसके फीचर्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है ना? जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है। तो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद क्या है कि आज के लेक्चर के बाद अगले लेक्चर से हम कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे-धीरे वन बाय वन एक-एक पार्ट करके पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम प्रिएम्बल से। प्रिएम्बल के बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारा हम देखने वाले हैं। फिर इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, क्या-क्या अमेंडमेंट आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है, क्या-क्या आपको लर्न करना है, कौन से आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, कौन से नहीं करोगे तो भी चलेगा, है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ठीक है? तो अभी किसी देश को चलाने के लिए क्या है कि कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, है ना? कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन चाहिए होती है किसी देश को फंक्शन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। और वो सेट ऑफ जो रूल्स होते हैं, है ना? तो उसकी अगर हम एक बुक बनाते हैं, उसके लिए मतलब एक कंबाइनेशन उसको करते हैं ना, उसको एक कंपाइलेशन करते हैं, तो उसी का नाम एक कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज़ टू गवर्न अ कंट्री और अ स्टेट, है ना? एक स्टेट और एक कंट्री को चलाने के लिए जो भी सेट ऑफ रूल्स ही होते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो बेसिक चीज़ें होना ज़रूरी है ना? पहली बात कि यहाँ पे जो भी स्टेट होगा या फिर जो भी उस स्टेट को चलाने वाली जो गवर्नमेंट होगी, उसके क्या-क्या, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैसी होगी, है ना? जैसे कि मान लो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, कहीं जगह पे मोनार्की होती है, कहीं जगह पे थियोक्रेसी होती है ना? तो किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, किस टाइप का स्टेट होगा, वो हमको देखना है। सेक्युलर स्टेट है कि नहीं, है ना? फिर धार्मिक स्टेट है कि नहीं, है ना? कि रिलीजियस स्टेट है कि नहीं? तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं कि कैसा स्टेट होगा, कैसी गवर्नमेंट होगी, कौन से फॉर्म की होगी, है ना? उसके फिर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हमने एक बार डिसाइड कर दी कि हमारा स्टेट ऐसा है, फिर हमारी जो गवर्नमेंट है ऐसी है, तो उसके पावर और फंक्शन क्या-क्या रहेंगे, कि वो स्टेट कैसे फंक्शन करेगा और उस गवर्नमेंट की कैसी पावर रहेगी। ठीक है? तो स्टेट और गवर्नमेंट की पावर एंड फंक्शन के बारे में भी लिखा होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है? सेकंड, जो सिटीजन्स होते हैं किसी एक देश के अंदर, किसी स्टेट के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं, है ना? या तो सिटीजन्स के अलावा नॉन सिटीजन्स भी रहते हैं, है ना? क्योंकि एक देश के अंदर
सिर्फ इंडियन सिटीजन तो रहते नहीं है, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर घूमने आते हैं, एज अ क्या बोलते टूरिस्ट आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं इंडिया में जो इंडियन नहीं है, तो उनको हम नॉन सिटीजन्स बोलेंगे। यहाँ पे इंडिया के अंदर सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों हैं। तो जो भी सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स हैं, तो उनके क्या राइट्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये भी लिखा होना चाहिए किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स विच स्टेट्स द पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, या तो और क्या हो सकता है, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स, या तो पॉपुलेशन की क्या करेंगे वो राइट्स और ड्यूटीज बताएगा। ठीक है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस भी बना होना चाहिए, कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट्स और राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। क्योंकि क्योंकि अगर क्या होगा कि बैलेंस नहीं होगा, है ना, इफ देयर इज नो बैलेंस बिटवीन दिस बोथ, तो यहाँ पे कोई ना कोई ओवर पावर कर जाएगा एक दूसरे को। कि मान लो स्टेट की अगर पावर ज़्यादा रखी हमने, है ना, या फिर गवर्नमेंट की पावर इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट की ही चलती है, तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी आ जाती है। ऑटोक्रेसी मतलब राजाशाही हो जाती है या फिर डिक्टेटरशिप आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो फिर पॉपुलेशन को गिनता ही नहीं है। ठीक है। इसलिए फिर यहाँ पे ऑटोक्रेटिक देश ना बने, है ना, यहाँ पे डिक्टेटरशिप ना बने, इसलिए फिर हमको राइट्स देने पड़ते हैं कि उनको सिटीजन्स को, ताकि उनके पास भी राइट्स हो कि वो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट हो पाए और यहाँ पे एक फंक्शन कर सके एक देश एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सिटीजन्स के भी राइट्स क्या होने चाहिए, इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि कल को उठ के मान लो कोई सिटीजन्स क्या है कि ऐसा उनके राइट्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वापस से एनार्की फैल जाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर रूल्स नहीं होते हैं किसी देश के अंदर तो क्या फैल जाती है, एनार्की फैल जाती है। जैसे अगर आपने वो पर्ज मूवी देखी है ना, तो अगर किसी ने ना देखी तो काफ़ी 2-3 सीरीज़ के अंदर है पर्ज मूवी। तो उसके अंदर बेसिकली मूवी का जो होता है थीम ऐसा रहता है कि इसमें साल के एक दिन ऐसा होता है कि वो ऐसी रात रखते हैं जहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं होते, तो वहाँ पे लोग फिर मतलब बहुत अजीब-अजीब चीज़ें करते हैं ना, कि यहाँ पे खून कर देते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं ना, बिल्डिंगें तोड़ देते हैं, लूट-मार मचा देते हैं, चोरी-चपारी करने के लगते हैं। तो अगर रूल्स नहीं होते तो यहाँ पे लोग जो है ना? जब तक रूल्स नहीं होंगे लोग तो आपको पता ही है कैसा है। तो इसलिए फिर यहाँ पे दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा होना चाहिए कि कैसे बैलेंस बनाएँगे, है ना? तो स्टेट पावर और फंक्शंस होगी लिखी होगी कि इतनी पावर और फंक्शन है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वो सिटीज़न्स के जो राइट्स है उसको वो ओवर पावर कर सके, और सिटीज़न्स के राइट्स इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि वो स्टेट की जो पावर और फंक्शन है उसको ओवर पावर कर सके। इसलिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है? तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी किसकी? अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद हमको जो देखना है वो है बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या-क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आज हमको ये वाला भी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि काफ़ी सारे फीचर्स हैं। फीचर्स का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज़ है, सेक्युलर स्टेट है इंडिया, है ना? इसके अलावा काफ़ी मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, अनरिटन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। इसके अलावा रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, क्वासी फेडरल है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है? तो बारी-बारी करके देखते हैं कि कौन से फीचर अवेलेबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले जो मैंने वर्ड बताया क्वासी फेडरल इंडिया। इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल नेशन। तो क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इंडिया इज़ अ यूनियन विथ फेडरल फीचर्स। है ना, कि पूरी तरह फेडरल भी नहीं है, पूरी तरह यूनियन भी नहीं है। तो हमारा देश कैसा यूनियन है, लेकिन उसके अंदर कुछ फेडरल फीचर्स भी अवेलेबल है। क्वासी फेडरल का मतलब ये होता है कि आधा-अधूरा है ना, कि थोड़ा-सा ये भी है और लेकिन वो भी है, दोनों है। तो जैसे मैंने बताया था इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो वैसे ही हमारा जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो स्टेट है वो क्वासी फेडरल स्टेट है ना? जिसके अंदर काफ़ी सारे जो फीचर है वो यूनियन के भी फीचर देखने को मिलते हैं और काफ़ी सारे जो फीचर है फेडरल के भी दिखाई देने मतलब दिखते हैं हमको। तो अभी आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि यूनियन क्या है, फेडरल क्या है ना? तो बेसिकली
पहले ये क्लियर कर देते कि यूनियन और फेडरल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है और सिमिलरिटीज है। तो यूनियन और फेडरल की बात करें तो कोई देश देश कैसे बनता है, जैसे इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। अगर आपने आर्टिकल 1 पढ़ा है तो वहाँ पे लिखा है ना कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज़ भारत, है ना। तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मिनिमम 2 टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो यूनियन और फेडरल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट से होता है। मिनिमम ड्यूअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब 2 गवर्नमेंट होगी वहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ ड्यूअल गवर्नमेंट का, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो अगर 2 गवर्नमेंट है, वैसे 2 से ज़्यादा हो सकती है, जैसे हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट भी आती है। लेकिन अगर 2 गवर्नमेंट भी है मिनिमम, तो वहाँ पे हम कोई यूनियन और कोई फेडरल नेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ड्यूअल गवर्नमेंट, अब जब दोनों ही ड्यूअल गवर्नमेंट होती है कि यूनियन के अंदर भी यहाँ पे मान सकते हैं कि वहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट होती है कि वहाँ पे भी सेंट्रल पावर होती है और एक स्टेट पावर होती है। तो दोनों में मतलब डिफरेंसेस क्या क्या है, तो फिर किसको हम यूनियन बोलेंगे, किसको फेडरल बोलेंगे। तो बेसिकली अगर ये दोनों साथ में आए हैं ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब साथ में आते हैं, है ना, मतलब बेसिकली जब ये दोनों का जो अमालगेमेशन होता है उसके बाद जो नेशन बनता है, जो स्टेट बनता है, तो वो किस बेसिस पे बना है ना, कि उन्होंने जो ज्वाइन किया था, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो काफ़ी सारे छोटे-छोटे स्टेट है ना, मिलके एक एक देश बनाया उन लोगों ने। जैसे इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे छोटे-छोटे देश थे, हमने देखा था आज़ादी से पहले, जिसके अंदर क्या बोलते हैं 11 ब्रिटिश प्रोविंस थी, है ना? काफ़ी सारे 500 से ज़्यादा, है ना? 500 से ज़्यादा इंडियन प्रिंसली स्टेट थे। इसके अलावा काफ़ी सारी क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी मतलब वो भी थी, प्रोविंसेस भी थे ना, जो बेसिकली जो आईएएस, आईपीएस होते थे ना, सिविल सर्विसेज के अंदर आती थी। तो काफ़ी सारे वो स्टेट भी थे, तो मतलब काफ़ी सारी हमारे पास टेरिटरी थी। तो इन सबको हमने मिला के ना, कि यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल नेशन को मिला के हमने क्या बनाया, एक इंडिया को बनाया। तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ दिस ऑल डिफरेंट स्टेट्स, है ना। तो यहाँ पे 11 ब्रिटिश प्रोविंस प्लस 500 क्या बोलते हैं इंडियन स्टेट, प्लस काफ़ी सारी प्रोविंसेस भी थी। तो उन सबको मिला के हमने क्या बनाया था, इंडिया इज़ अ नेशन बनाया था, इंडिया इज़ अ स्टेट बनाया था, है ना। तो ये किस मतलब इन्होंने कैसे, हाउ डिड दे कम टुगेदर, है ना, हाउ डिड दे कम टुगेदर। तो ये जिस तरीके से साथ में आए, तो उस बेसिस से हमको पता चल जाता है कि क्या वो यूनियन है या तो क्या वो फेडरल है। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है कि वो साथ आए थे बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें ये 11 प्रोविंस तो हमारी थी, है ना, जो ब्रिटिश ने हमको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन जितने भी इंडियन प्रेसिडेंट स्टेट थे, जितने भी रजवाड़े थे उस टाइम पे, उनको वो आज़ादी दे दी थी कि आप पाकिस्तान में जाना तो चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो, इंडिया में आना चाहो तो इंडिया में आ सकते हो, या तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारे जो इंडियन प्रेसिडेंट स्टेट थे उनको मनाया था कि आप इंडिया के अंदर ज्वाइन हो। तो यहाँ पे मोस्टली सारे मान चुके थे, लेकिन 3 ऐसे स्टेट थे जो नहीं मान रहे थे, जैसे जूनागढ़ है, फिर हैदराबाद है और जम्मू कश्मीर है। तो फिर बाद में जाके आगे जाके हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड की वजह से इन इन तीनों को भी इंडिया के अंदर बेसिकली जॉइन किया था तीनों को, है ना। तो वहाँ पे उनसे क्या साइन करवाया था, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया था। तो जहाँ पे भी यूनियन होता है, ठीक है, वहाँ पे एज़ अ कोई भी स्टेट को अगर इंडिया में जॉइन होना है तो उसको क्या साइन करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके अंदर मतलब उसके पास फिर पावर नहीं बचती कि वो इंडिया छोड़ के जा सके। तो कोई भी टेरिटरी इंडिया के अंदर जॉइन होती है तो इट इज़ परमानेंट। तो यहाँ पे ये फ़र्क होता है। लेकिन जो फेडरल होता है, वहाँ पे बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करते, वहाँ पे एक एग्रीमेंट है, सारे स्टेट के बीच में क्या है, एग्रीमेंट है कि हम सब साथ आ रहे हैं ताकि हमारा जो क्या बोलते हैं कॉमन गोल है वो फुलफिल हो सके। इसका एग्जांपल क्या है कि मान लो यूएस है, यूएसए इज़ अ फेडरल ऑफ 50 स्टेट्स। तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर 50 स्टेट है और वो 50 के 50 स्टेट क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सबने जॉइन किया है ना, दे ऑल जॉइन टुगेदर टू फुलफिल देयर क्या बोलते हैं कॉमन गोल या फिर कॉमन नीड्स। तो जैसे कि मान लो ये यूएसए है, यूएसए के अंदर मान लो यहाँ पे बहुत सारा जंगल है ना, यहाँ पे बहुत सारा कोल मिलता है और यहाँ पे बहुत सारा पानी है, नदियाँ है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब जहाँ पे ज़्यादा कोल है ना? और जहाँ पे मान लो ज़्यादा फॉरेस्ट है,
तो बाकी सारे स्टेट को जब फॉरेस्ट की नीड होगी, कोल की नीड होगी, काफ़ी सारे स्टेट को जब पानी की नीड होगी, तो यहाँ पे अगर हम सारे जो इतने भी स्टेट है ना कि सबके पास अपना अपना इंडिविजुअल जो रिसोर्स होता है, वो हम क्या करेंगे आपस में बाँट लेंगे, है ना? वी विल हैव एन एग्रीमेंट जहाँ पे हम सब एक-दूसरे की मदद करेंगे और जो हमारा कॉमन गोल है कि हम क्या कर सकें, प्रॉस्पर कर सकें, तो उस कॉमन गोल को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाएँगे जिसके अंदर हम सारे एग्रीमेंट में हैं कि हम सब साथ-साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये परमानेंट नहीं होता है कि मान लो किसी एक स्टेट को, इस स्टेट को मान लो यूएसए के अंदर नहीं रहना है, तो वो यहाँ पे एग्रीमेंट तोड़ भी सकता है और यहाँ पे अलग जा सकता है। ठीक है, जैसे मेक्सिको मेक्सिको तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे जो स्टेट होते हैं, है ना? जैसे एरिज़ोना स्टेट है, उस मान लो उसको अलग जाना है, तो वो अलग जा सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स मतलब वहाँ पे कंपल्सरी नहीं कि आपको उसके अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। लेकिन इंडिया में क्या साइन हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। तो इंडिया में जो यूनियन बनता है, तो यूनियन आप मान सकते हो कि जैसे एक दीवार होती है ना, दीवार की जो दीवार जो जब बनाते हैं तो उसमें ईंटें रखते हैं, है ना? ईंटों के बीच में सीमेंट डालते हैं, सीमेंट के ऊपर भी प्लास्टर होता है और जो प्लास्टर वाली दीवार होती है जिसके अंदर ईंटें भी हैं, सीमेंट भी लगा है और प्लास्टर भी है, तो ऐसी दीवार को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसको आप यूनियन मान सकते हो। फिर फेडरल किसको मानोगे? तो फेडरल में क्या है कि वहाँ पे प्लास्टर नहीं है, सिर्फ़ यहाँ पे ईंटें रखी गई है जिसके अंदर सीमेंट मतलब डाला गया है। तो आप उस दीवार को आसानी से तोड़ सकते हो ना, कि वहाँ पे आप एक थोड़ा-सा भी धक्का लगाओगे फिर वो दीवार टूट जाएगी। तो वैसा है फेडरल स्ट्रक्चर वैसा रहता है कि वहाँ पे सब साथ में तो है ना, सब सीमेंट से तो जॉइंट हो चुके हैं। लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जो जॉइंट है, वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो चुका है। यूनियन में क्या है कि यहाँ पे सब जॉइंट भी हो चुका है, ऊपर से प्लास्टर भी लगा दिया हमने। है ना? कि आप ये कोई भी वो हम जा ही नहीं सकते आप इंडिया छोड़ के, मतलब अगर आप इंडिया एज़ ए यूनियन में अगर हो, तो यू डोंट हैव एनी राइट टू सेसीड, तो उसको छोड़ के जाने को क्या बोलते हैं? सेसीड का राइट बोलते हैं। तो इन इंडिया पीपल मतलब स्टेट डोंट हैव राइट टू सेसीड। एक बार आ गए मतलब आ गए, ठीक है? यू डोंट हैव एनी राइट टू सेसीड। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यूनियन और फेडरल में अगर आपको थोड़ा-सा बहुत आइडिया आ गया हो तो मतलब आ ही गया होगा। जिसके अंदर मैंने बताया कि यूनियन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट साथ में आते हैं और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। जिसके बाद क्या हो सकता है कि वहाँ पे वो बेसिकली इंडिया में आ चुके हैं। देयर इज़ नो, उनके पास कोई राइट टू सक्सीड नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि और एक बार इंडिया में आने के बाद उनके पास खुद की पावर भी नहीं बचती, तो सारी पावर किसके पास चली जाती है? यूनियन के पास चली जाती है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाती है। जैसे मैंने बताया 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पावरफुल ज़्यादा कौन रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल रहती है। जिसके अंदर यहाँ पे एक वर्ड मतलब एक चीज़ आती है जिसको मतलब एक सेंटेंस आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ इंडस्ट्रिक्ट एक सेकंड, ठीक है? तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ एक सेकेंड, इंडिया इज अ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, है ना? शायद से मैंने गलत लिख लिया है, तो इंडिया मतलब इंडिया इज, ये नहीं आएगा ना। इंडिया इज इंडिया इज इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट की मतलब क्या होता है कि इंडिया का यूनियन को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसके अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं, जैसे कि हमने कई बार देखा कि जो स्टेट की बॉर्डर होती है ना इंडिया के अंदर, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की बॉर्डर चेंज हो सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, उसको अब यूटी बना दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिया ना, जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है, लद्दाख अलग हो चुका है। इसके अलावा हमने तेलंगाना अलग कर दिया था आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा हमने झारखंड अलग किया है, छत्तीसगढ़ अलग किया है ना? उत्तराखंड अलग हुआ है यूपी से, पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे। तो काफ़ी सारे स्टेट होते हैं वो अलग हो सकते हैं और उसकी जो बाउंड्री होती है वो डिस्ट्रक्ट हो सकती है ना? तो स्टेट की बाउंड्री डिस्ट्रक्ट हो सकती है, लेकिन इंडिया की बाउंड्री डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। तो इंडिया इज़ अ यूनियन इंडस्ट्रियल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे यूनियन के पास जो स्टेट होते हैं उनके पास पावर नहीं होती राइट टू सेसीड, लेकिन यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में पावर होती है उनके पास कि दे कैन सेसीड, है ना? कि वो अलग जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या साइन किया था? एग्रीमेंट साइन किया था। दे डोंट हैव साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके अलावा एक तो मैंने बताया कि यूनियन होता है, एक फेडरल होता है। इसके अलावा भी एक चीज़ आती है जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरल बोलते हैं। ठीक है? तो कॉन्फेडरल बेसिकली क्या होता है? जहाँ पे एग्रीमेंट भी एकदम वीक वाला एग्रीमेंट हुआ है, मतलब वहाँ पे एग्रीमेंट भी तो नहीं बोल सकते उसको, मेमोरेंडम ऑफ साइन एमओयू बोलते हैं।
वहाँ पे मेमोरेंडम साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, एमओयू, जहाँ पे बेसिकली वो बस कॉमन उनका जो व्यू है ना फ्यूचर को लेके, उसके साथ उसके लिए वो साथ में आए। जैसे ईयू है ना, यूरोपियन यूनियन इज़ अ कॉन्फेडरल। इसके अलावा आप मान सकते हो G20, इसके अलावा क्या बोल सकते हो, COP कॉप जो है, ये सारे जो क्या बोलते हैं ग्रुपिंग है ना, जितने भी वर्ल्ड ग्रुपिंग है, वो सारे आप किसके अंदर गिर सकते हो, कॉन्फेडरल के अंदर गिर सकते हो, जहाँ पे सारे नेशन ने क्या साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और यहाँ पे आप इजीली वाले, यहाँ पे भी राइट टू सिसीड हो सकता है कि आप EU को ज्वाइन करना चाहो नहीं करना चाहो, वो आपकी मर्जी है। G20 ज्वाइन करना चाहो नहीं करना चाहो, वो भी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे एक तो यूनियन होता है, हो सकता है जहाँ पे आपके पास पावर ही नहीं कि आप क्या कर सको, सिसीड कर सको। यहाँ पे पावर ही नहीं दी गई सिसीड करने की, यहाँ पे पास आपके पास पावर है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है ना सिसीड करने की, उसके लिए मतलब थोड़ी बहुत मेहनत लगती, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सिसीड। यहाँ पे क्या है कि थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन आप सक्सीड कर सकते हो, आप छोड़ के जा सकते हो, है ना। जैसे USA का एग्जांपल ले सकते हो फेडरल के अंदर, और डिफिकल्ट टू सक्सीड। लेकिन कॉन्फेडरल में कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आप सक्सीड कर सकते हो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है नेशन के लिए, तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ पे आप इजीली किसी देश को छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन होता है, फेडरल होता है, कॉन्फेडरल होता है। और क्या क्या डिफरेंसेस है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करना पड़ता है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होती है, और यहाँ पे क्या साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है, MOU साइन होता है। इसके अलावा पावर की बात करें, तो पावर में क्या होता है कि यहाँ पे फेडरल के अंदर जो पावर होती है, तो वो क्लियर कट पावर डिवाइडेड होती है, कि मान लो एक यूनियन पावर है, यूनियन पावर तो नहीं होती वहाँ, फेडरल पावर होती है। तो USA के अंदर देखिए, USA का अगर एग्जांपल दे, तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट अलग होती है, जो सेंट्रल जो आपका अभी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, तो फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहाँ पे अभी ट्रम्प चला रहे हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट नहीं होते हैं बेसिकली, यहाँ पे वो होते हैं स्टेट, तो नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं बेसिकली यूनिट्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे फेडरल होता है, और फेडरल के बाद यूनिट होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे स्टेट है तो उनकी गवर्नमेंट अलग होती है ना। तो एरिज़ोना हो गया, इन सबकी गवर्नमेंट अलग होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट होते हैं, दोनों की जो पावर है ना। तो यहाँ पे अगर पावर की बात करें, तो पावर में फेडरल के अंदर दोनों की पावर क्लियर कट डिमार्केटेड होती है, कि ये सेंट्रल की पावर हो जाएगी और ये स्टेट की पावर हो जाएगी। इसके अंदर ना सेंट्रल जो फेडरल है वो ना यूनिट गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर आ सकता है, ना ही जो यूनिटरी मतलब यूनिट गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आ सकता है ना। तो यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन हो सकता है, और क्लियर कट डिवीजन होता ही है। लेकिन इंडिया में कैसा है, यहाँ पे इंडिया में के अंदर डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। इंडिया में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, कि पावर का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जैसे हमने देखा था ना कि 1919 के अंदर जो लिस्ट आई थी, 3 लिस्ट आई थी, वही फिर हमने अपनाई थी जो 35 में वापस आई थी, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट थी, और कॉन्करेंट लिस्ट थी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। किसके किसके बीच में, यूनियन के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और यहाँ पे कॉन्करेंटली जो होती है, जिसके अंदर दोनों बना सकते हैं नियम, ऐसा है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, और ये हमको इंडिया के अंदर का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ से पता चलता है, 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर भी है। तो इंडिया है ऑल्सो हैव अ सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर लो या तो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर भी 3 हिस्से आते हैं, एक तो लेजिस्लेचर आता है, इसके अलावा आपका जुडिशरी आता है, और एग्जीक्यूटिव आता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी लेजिस्लेचर है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है। तो लेजिस्लेचर की बात करो, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट में कौन होती है, पार्लियामेंट होती है, जिसके अंदर लोकसभा राज्यसभा आती है ना। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे विधान सभा आती है और विधान परिषद आता है। जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे PM होता है ना, प्रेसिडेंट होता है। इसके अलावा CAG होता है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे जो एग्जीक्यूटिव लेवल के है ना, सेंट्रल लेवल पे होते हैं, यहाँ पे CM होता है, यहाँ पे गवर्नर होता है ना। तो आपको ये डिफरेंट सेपरेशन ऑफ पावर भी देखने को मिलती है, कहाँ पे, हमारे इंडिया के अंदर जो एक यूनियन है।
तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर ना हो कि हमारे यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ भी पावर होती है कि हर एक गवर्नमेंट के अंदर पावर भी सेपरेट की जाएगी बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अंदर। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इंडिया क्या है। इंडिया इज़ अ यूनियन, इंडिया इज़ अ यूनियन विथ फेडरल स्ट्रक्चर। ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको यूनियन और फेडरल के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो हम कहाँ थे, मैं कहानी से बहुत ज़्यादा अलग चला गया। तो हम क्वासी फेडरल की बात कर रहे थे। तो क्वासी फेडरल के अंदर क्या था कि जिसके अंदर यूनियन भी है, लेकिन काफ़ी सारे इंडियन फेडरल फीचर भी है। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया ये यूनियन ऑफ स्टेट, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर भी है इंडिया के अंदर, है ना? क्योंकि मैंने बताया कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो इंडिया यूनियन तो है ही, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमको फेडरल नेचर भी दिखा देते हैं। तो हमने और चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे, मैं बता रहा हूँ कि कैसे इंडिया यूनियन भी है और कैसे क्वासी फेडरल भी है। मतलब इंडिया यूनियन भी है और फेडरल के भी नेचर दिखा देता है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोनों के अंदर, है ना, फेडरल के अंदर, यूनियन के अंदर, दोनों ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी दो टाइप का होता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है ना, सब कुछ मतलब रिटन होता है, और एक ही बुक के अंदर लिखा होता है, मतलब सिंगल कॉपी के अंदर सब कुछ लिखा होता है। सिंगल कॉपी के अंदर एवरीथिंग इज रिटन, क्या है, सब कुछ लिखा होता है। अनरिटन में भी ऐसा नहीं कि वहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक कॉपी नहीं, एक बुक के अंदर कुछ नहीं लिखा, वहाँ पे मल्टीपल बुक्स है ना, मल्टीपल कॉपीज के अंदर लिखा गया है। तो मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं वहाँ पे कानून के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल होते हैं वो सिंगल कॉपी के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेस होते हैं रूल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लेकिन यूके के अंदर, है ना, यूनाइटेड किंगडम के अंदर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। यूएसए का भी रिटर्न ही है। ठीक है, लेकिन जो यूके का है ना, यूनाइटेड किंगडम, जो लंदन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी अनरिटन का डेफिनेशन कैसे हो जाएगा कि मान लो वहाँ पे एक लॉ नहीं होता, मतलब एक बुक नहीं है जिसके अंदर सब कुछ रिटर्न, मतलब कंपाइल किया गया है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें लिखी गई है, अलग अलग लॉ बन जाते हैं, है ना। और मान लो कि उन्होंने एक लॉ बना दिया, है ना, एक्स लॉ बना दिया, है ना, और मान लो उनको एक्स लॉ चेंज करना है, तो वहाँ पे अमेंडमेंट का वहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है कि इसको एक्स को ऐसे बदल के इसको इसके अंदर ही चेंज कर लेंगे। तो वो एक्स को वैसे ही का वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन वहाँ पे वाई लॉ ला देते हैं। उन्होंने अलग लॉ ही ला दिया है, ताकि वो इसको मतलब कवर कर सके, वैसा है। तो यहाँ पे अगर कोई जज होता है ना, जज मान लो कोई लॉ पास कर देता है, कोई मान लो किंग है, किंग या फिर क्वीन है, वो अगर कोई उनको मनचाहा मतलब लॉ पास कर दिया, है ना, पार्लियामेंट है, तो वो अपना लॉ पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अपना लॉ पास कर सकता है, और ये सारी चीज़ें एक बुक में नहीं लिखी जाती, है ना, अलग अलग बुक के अंदर, अलग अलग सोर्सेज के अंदर लिखा जाता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनरिटन बोल सकते हैं। और यहाँ पे सारे जो लॉ होते हैं वो सारे ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, ऑल लॉस आर ऑर्डिनरी। लेकिन इंडिया के अंदर क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे दो टाइप के लॉस होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी लॉ। अभी ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर क्या फ़र्क है, क्या डिमार्केशन है, वो देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब होता है जितने भी लॉस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं, है ना, जैसे हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट है अभी, इसके अलावा काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। तो ये जो 25 पार्ट है, फिर पहले 395 आर्टिकल थे, अभी 448 हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, है ना, इतने 12 शेड्यूल्स है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाएगी। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे लॉ इंडिया के अंदर बनते रहते हैं। जैसे पार्लियामेंट लॉ पास कर देती है ना, पार्लियामेंट काफ़ी सारे लॉ पास करती है। इसके अलावा सीआरपीसी हमारे पास पहले था, फिर आईपीसी था, है ना, सीपीसी था। इसके अलावा जो काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो भी काफ़ी सारे लॉ पास कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉस अलग होते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो लॉ पास कर देते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो भी लॉ पास करते हैं। तो जितने भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं वो सारे लॉ पास कर सकते हैं। दे कैन मेक लॉस, है ना। तो ये जो सारे लॉस बनाते हैं उन सबको लोग क्या बोलेंगे, आप ऑर्डिनरी लॉ बोलते हो। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन से हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, क्योंकि ये सारा जो है
ये सब कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया है ना, आईपीसी नहीं लिखी गई, सीआरपीसी नहीं लिखी गई, उनके लिए तो अलग है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होते हैं और ऑर्डिनरी लॉ क्या होते हैं। तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी होते हैं, ऑर्डिनरी लॉ भी होते हैं, लेकिन जहाँ पे यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, वहाँ पे सारे लॉ कैसे हैं, ऑर्डिनरी लॉ है। ठीक है। फिर जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे अमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लिखा तो उसको अमेंड करना, उसको चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अमेंडमेंट आप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा है, रिजिड है, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए आपको, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, 2/3 +1 मेजोरिटी चाहिए, है ना। 2/3 का मतलब क्या होता है कि मान लो 100 लोग है ना, 100 लोग अगर वोटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे 2/3 क्या हो जाएगा, तो 66% हो जाता है। तो 66 + 1 मतलब 67 अगर वोट कर रहे हैं किसी लॉ के खिलाफ या किसी लॉ के सपोर्ट में, तो वहाँ पे फिर वो लॉ क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा। लेकिन तब तक वो लॉ अमेंड नहीं हो सकता, है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, अमेंड करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैंने बताया कि अगर एक्स लॉ होता है तो उसको अमेंड नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या है कि आप उसके जगह वाई लॉ ला देते हो, तो एक्स लॉ को भूल जाते हैं सब और वाई लॉ लागू लागू हो जाता है। तो ये होता है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका यूनियन होता है, जो फेडरल होता है, दोनों के अंदर क्या होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। और यूके जैसे सिस्टम के अंदर वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। इसके अलावा यूनियन और फेडरल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है ना। लॉ के मामले में, कानून के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं होता है यूनियन के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर अगर कोई भी चीज़ आपको करनी है ना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी हो, उन सबको किसके अंडर रहना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना पड़ता है। कि वहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी लॉ आता है ना, कोई भी लॉ अगर वो लाते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, तो उसको नल एंड वॉइड करने का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि वो लॉ पास ही नहीं हो सकता। मतलब पास होने के बाद भी उसको क्या कर देंगे, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इंडिया के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। तो इंडिया ओनली हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ पे यूनियन होता है वहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन अमेरिका जैसा जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे एक्चुअली दो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दो दो कौन से हो जाएंगे, तो एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है जो पूरे देश का अलग होता है, और यहाँ पे स्टेट का मतलब यूनिट का जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पे अमेरिका के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पे भी दो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो यूनियन का, फेडरल का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, और वहाँ पे हर एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। इंडिया का फ्लैग भी एक ही, इंडिया ओनली है वन फ्लैग, है ना, जो ट्राई कलर है हमारा। लेकिन अमेरिका के अंदर भी दो फ्लैग होते हैं, मतलब दो दो से ज़्यादा ही होते हैं। जैसे फेडरल का एक, अमेरिका का फ्लैग तो आपने देखा ही होगा, लेकिन हर एक स्टेट का अलग से फ्लैग होता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अमेरिका के अंदर जो फेडरल सिस्टम है और इंडिया जो यूनियन यूनिटरी है, तो इसमें फ़र्क क्या है। तो इंडिया के अंदर जो फ्लैग होता है एक ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी दो होते हैं, फ्लैग भी मल्टीपल होते हैं ना। मल्टीपल मतलब एक स्टेट का हो जाएगा और एक यूनियन का हो जाएगा, जो फेडरल का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिटीजनशिप की बात करो तो यहाँ पे भी सिंगल सिटीजन होती है। इंडिया में क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है, सिंगल होती है। कि आप इंडिया के ही सिटीजन्स हो, आप गुजरात के सिटीजन नहीं हो, चाहे ना ही राजस्थान के हो, ना ही यूपी के सिटीजन हो, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में आप अमेरिका की सिटीजन भी मिलती है आपको, और हर एक स्टेट की सिटीजनशिप अलग से मिलती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है अमेरिका के अंदर, जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर होता है। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है यूनियन में और फेडरल में। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनियन और फेडरल में कॉमन रहेगी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट रहेगी। जैसे कॉमन में, जैसे मैंने बताया कि दोनों में ही क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना? लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं, जैसे कि हमारे यूनियन के अंदर राइट टू सेसीड नहीं होता है, वहाँ पे राइट टू सेसीड होता है। यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है ना? यहाँ पे फ्लैग एक ही होता है, वहाँ पे डबल फ्लैग होते हैं। यहाँ पे सिंगल सिटीज़नशिप है, वहाँ पे क्या है, ड्यूअल सिटीज़नशिप है। ठीक है?
फिर जैसे मैंने बताया कि इंडिया के अंदर जो रिजिडिटी है कि इंडिया में चेंज ला सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो मुश्किल तो है, लेकिन यहाँ पे फिर भी चेंज ला सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि यहाँ पे आपके पास अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो, चेंज ला सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर देखें पावर की बात करें, तो फेडरल और यहाँ पे जो यूनियन होता है, तो पावर किसकी ज़्यादा रहती है? तो इंडिया जैसे देश में जहाँ पे यूनियन फीचर होते हैं, वहाँ पे बेसिकली यूनियन की पावर ज़्यादा रहेगी स्टेट से, है ना? तो यूनियन हैव मोर पावर देन स्टेट। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो फेडरल होता है, मतलब जो यूनियन होता है, उसकी पावर सिमिलर होती है यूनिट से, है ना? तो वहाँ पे जो यूनियन और स्टेट पर दोनों की पावर सेम ही है ना? कि वहाँ पे मैंने बताया था ना कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है कि दोनों की पावर लिखी गई है क्लियर कट। तो वहाँ पे कोई ऊपर या फिर कोई नीचा नहीं है ना, वहाँ पे दोनों की पावर सेम है। अगर एरिज़ोना चाहता है कि वो अपने लॉ से चले, तो वो अपने लॉ से ही चलेगा, उसको जो सेंट्रल लॉ है उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके क्योंकि उसके लॉ अलग से लिखे ही गए हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे यूनियन की पावर ज़्यादा हो जाती है स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे हमने बताया था कि इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी जो होती है, जिसके अंदर आपका आर्टिकल आर्टिकल 352 आता है, 356 आता है, आर्टिकल 360 है ना? ये सबसे जब अ, इमरजेंसी लगती है इंडिया के ऊपर, तो यहाँ पे स्टेट की कोई वैल्यू नहीं रहती फिर स्टेट, क्योंकि हम उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, नेशनल इमरजेंसी आ जाती है ना, तो नेशनल इंटरेस्ट के अंडर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको नलीफाई करके वहाँ पे सारी जो पावर होती है वो सारी किसके पास चली जाती है, यूनियन के पास चली जाती है, और पूरा देश को फिर उस टाइम पे कौन चलाता है, यूनियन, है ना, गवर्नमेंट चलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पावर के मामले की बात करें तो यहाँ पे यूनियन के अंदर भी यूनियन की पावर ज़्यादा होती है और स्टेट की पावर कम होती है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में फेडरल और यूनिट यूनिट की पावर सेम ही रहती है ना, इक्वल रहती है। ठीक है? तो इंडिया के अंदर जैसे मैं बताया कि इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 3 के अंदर जब स्टेट की जो बाउंड्री होती है ना? स्टेट की जो बाउंड्रीज़ होती है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वो यूनियन बदल सकता है ना? यूनियन चाहे तो गुजरात के 2 हिस्से कर सकता है, सौराष्ट्र अलग बना सकता है ना? यूनियन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, स्टेट की बाउंड्री बढ़ा सकता है, घटा सकता है, चेंज कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और स्टेट को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। समझे? जैसे कि अगर उसको कोई भी देश पूरे जितने भी 28 स्टेट है ना, भैया इंडिया के अंदर कितने स्टेट है? तो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है ना? अब ये 28 प्लस 8 सबको मिला के एक स्टेट बना सकता है, इतनी पावर है यूनियन के पास, है ना? कोई बाउंड्री सारी मिटा सकता है वो। इसके अलावा तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा है? यूनियन की पावर है और यहाँ पे स्टेट से पूछा जाएगा क्या कि हम आपकी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर गुजरात के अगर 4 हिस्से कर रहे होंगे, है ना? कच्छ अलग करना है, फिर नॉर्थ गुजरात अलग करना है, सौराष्ट्र अलग करना है। इसके अलावा मान लो कोई भी एक स्टेट की एग्ज़ाम्पल एक्स वाई जेड स्टेट की बात करें, तो उसको अगर हमको चेंज करनी है उसकी बाउंड्री, उसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, उसको 4 हिस्सों में उसके 5 हिस्से करने हैं, है ना? तो यहाँ पे उस स्टेट से पूछा नहीं जाएगा, वो कर दिया जाएगा, है ना? पूछेंगे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि हम आपका ये हिस्सा, मतलब इसका जो बाउंड्री ऐसे चेंज करने वाले हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाएगा, फिर वो बाउंड्री चेंज हो जाएगी वो। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और कब-कब का यूनियन की पावर ज़्यादा रहती है स्टेट के मामले पे, तो यहाँ पे जो गवर्नर होता है ना? हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है, इसके अलावा हर एक स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है, उसका जो जज होता है, ठीक है? तो इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना? हू अपॉइंट, इसके अलावा जो आपके ऑल इंडिया सर्विस है ना? आईएएस, आईएएस, आईपीएस है, इसके अलावा आईएफ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन ये तीनों काम कहाँ करते हैं? स्टेट में काम करते हैं, है ना? गवर्नर किसका है? स्टेट का है। हाई कोर्ट का जज कहाँ बैठता है? स्टेट में बैठता है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस काम कहाँ करते हैं? स्टेट में काम करते हैं। लेकिन इन तीनों को अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। ठीक है? और प्रेसिडेंट किसकी बात मान के इनको अपॉइंट करता है? तो गवर्नर, मतलब प्रेसिडेंट है वो पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की, और जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी राय लेके प्रेसिडेंट क्या करता है? इन तीनों को ही अपॉइंट करता है। मतलब इसको तो नहीं, इसकी तो एग्जाम होते हैं, लेकिन जो जज होता है, जज की भी नहीं, लेकिन गवर्नर जो होता है, गवर्नर के लिए फिर वो ओपिनियन ओपिनियन लेता है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। जज के सिलेक्शन में बेसिकली एक कॉलेजियन सिस्टम होता है, वो होता है। यहाँ पे तो आपकी एग्जाम होती है, लेकिन जो गवर्नर होता है
उसको अपॉइंट कैसे करता है? तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताता है कि इसको अपॉइंट करो, तो वो एक स्टेट का गवर्नर भी बदल सकता है। लेकिन जो गवर्नर है वो बेसिकली काम किसके लिए कर रहा है? स्टेट के लिए कर रहा है। और मान लो कोई स्टेट होता है ना? कि स्टेट के अंदर मान लो जो भी इसकी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मतलब जो कानून बनाने वाली है, मतलब विधान सभा है कोई। तो जो लेजिस्लेचर से कोई विधानसभा है, गुजरात की विधानसभा है, तो वो अगर कोई कानून पास करती है, तो उसमें आखिर में साइन किसका चाहिए होता है? जब कोई बिल होता है ना? बिल अगर पास होके एक्ट मतलब लॉ बनना चाहता है, तो बिल से एक्ट बनने के बीच में क्या चाहिए? तो उसको साइन चाहिए होती है ना, एसेंट चाहिए होता है। किसका एसेंट चाहिए? गवर्नर का एसेंट चाहिए। और यहाँ पे जो गवर्नर है वो एसेंट देने से मना कर सकता है, अंदर आर्टिकल 200 है ना? वो किसी बिल को क्या कर सकता है? रिजर्व कर सकता है। तो यहाँ पे रिजर्व करने की पावर है उसके पास, है ना? रिजर्वेशन ऑफ बिल, बिल रिजर्व कर सकता है। और ये बिल फिर वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है, प्रेसिडेंट की एसेंट लेने के लिए। और प्रेसिडेंट के पास उस टाइम पे फुल वीटो पावर है कि वो इस बिल को पास नहीं हो, मतलब उसने मना कर दिया, मतलब पास बिल, वो बिल पास ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कि कैसे स्टेट की जो पावर है बहुत ज़्यादा कम है यूनियन के मामले में, कि यूनियन चाहे तो कोई बिल पास करवा भी नहीं सकता। जैसे कोई मैं बताया ना, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, और यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट आती है ना? तो सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर भी यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर कोई लॉ पास होता है स्टेट लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे गवर्नर क्या कर सकता है? उसको रिजर्व कर सकता है और फिर प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, और प्रेसिडेंट के पास वीटो है कि वो उसको पास ना करने दे। और ये प्रेसिडेंट ऐसे किसकी बात सुन के करेगा? तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के राय पे ये ऐसा कर सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे क्या होता है, यूनियन की जो पावर होती है वो ज़्यादा रहती है किससे? स्टेट से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आगे आगे हम देखेंगे कैसे यूनियन की पावर ज़्यादा ही रहती है। ठीक है? तो इतनी सारी जो चर्चा कर ली, इसका मेन मुद्दा क्या था कि इंडिया क्या है, एक क्वासी फेडरल है, ऐसा हमको देखने को मिलता है। क्योंकि हमने देखा कि कैसे इंडिया एक यूनियन तो है ना? लेकिन काफ़ी सारे फेडरल स्ट्रक्चर भी हैं। और फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, जिसके अंदर यूनियन होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों की पावर अलग-अलग होती है। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इंडिया के अंदर भी सेम है कि इंडिया के अंदर यूनियन भी है, स्टेट भी है, दोनों की पावर अलग-अलग है। लेकिन यूनियन कैसे है फिर भी? तो यहाँ पे यूनियन ऐसे है कि यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा होती है? यूनियन की ज़्यादा रहती है। ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी कि यहाँ पे इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल नेशन, जहाँ पे फेडरल नेचर भी होते हैं, यूनियन नेचर भी होता है, दोनों नेचर हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? और कॉन्फेडरल आपको पता चल गया होगा व्हाट इज़ कॉन्फेडरल, जहाँ पे काफ़ी सारे ईयू जैसे देश, मतलब ईयू जैसे ग्रुपिंग बन जाता है, यूनाइटेड यूरोपियन नेशन हो गया, G20 हो गया, ये सबको कॉन्फेडरल बोल सकते हो आप। ठीक है? इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जो मतलब जैसे हम बारी-बारी करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला फीचर है कि इंडिया के अंदर प्रिएम्बल होता है। तो प्रिएम्बल की बात करो, प्रिएम्बल हम कल देखने वाले हैं ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तो इसको आज डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है? जिसके अंदर जब बना था तो 395 आर्टिकल थे 1949 के अंदर। जैसे मैंने बताया था कि कौन सी तारीख को बन के तैयार था, ये ड्राफ्ट कब तैयार था और लागू कब हुआ है, वो आप मेरे को बताओगे। ठीक है? तो यहाँ पे उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज कितने हैं? तो 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। मतलब उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हमने किए हैं ना, वहाँ पे काफ़ी सारे अमेंडमेंट आए हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि अनरिटन है। तो रिटन और अनरिटन के बीच में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया है कि क्या होता है। इसके अलावा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। जैसे अमेरिका का जो है वो कैसा है? रिजिड है, जिसके अंदर कोई भी चेंज हो करना पड़ता है, अमेंडमेंट करनी पड़ती है वहाँ पे अमेरिका में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है? क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बताया था, वहाँ पे अगर चेंज करना है, वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? आप एक लॉ को अगर चेंज करना है तो वहाँ पे दूसरा लॉ ला सकते हो। लेकिन इंडिया के अंदर दोनों मिक्स है, कि इंडिया के अंदर रिजिड भी है, कि मुश्किल भी पड़ती है चेंज करने में, है ना? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन चेंज तो कर ही सकते हो ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो आर्टिकल 368 के अंदर इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट, तो इंडिया क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है वाया स्पेशल मेजॉरिटी, है ना?
तो स्पेशल मेजोरिटी है इसलिए फिर वो रिजिड है, लेकिन चेंज कर सकता है, इसलिए फिर क्या है, फ्लेक्सिबल भी है इंडिया। तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस टेस्ट रेटिफिकेशन, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी सम प्रोविजन चेंज इजीली लाइक ऑर्डिनरी लॉ फ्लेक्सिबल। तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डिनरी लॉ है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो इजीली, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडिया के अंदर दोनों चीज़ें हैं, इंडिया इज़ अ फ्लेक्सिबल ऑल्सो, इंडिया इज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है। फिर इसके अलावा ये तो हमने देखा था पिछली बार कि इंडिया इज अ बैग ऑफ बोरिंग, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से ली है, जिसके अंदर बेसिकली ये वाला पोर्शन आ जाता है। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री रूल, ये सब मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, तो एक बार आप रीड कर सकते हो, है ना, कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने बाहर से मतलब अलग अलग देशों से उठाई, जैसे डीपीएसपी आयरलैंड से उठाया था, फेडरेशन स्ट्रक्चर जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमने कनाडा से उठाया था जहाँ पे सेंटर स्ट्रांग होता है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट यूएसए से ऑस्ट्रेलिया से उठाई थी, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से उठाई थी, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन उठाया है। इसके अलावा अमेंड करने की जो पावर है हमने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, बोरो की है। इसके अलावा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी होते हैं, जो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर डीपीएस भी है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास अपनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो बारी बारी करके हम ये देखेंगे। फिर इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अमेरिका के जैसा नहीं कि वहाँ पे ड्यूअल सिटीजन है। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसका मतलब यहाँ पे कोई भी जो 18 साल से ज़्यादा का होता है वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है ना। तो कोई भी अगर 18 से ज़्यादा साल का है और वो एडल्ट है ना, तो जो मतलब जिसका दिमाग सही से काम करता है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वोट कर सकता है। और सबकी वोट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 पर्सन 1 वोट। ये पहले 21 साल था, लेकिन 61st अमेंडमेंट 1989 से हमने इसको 18 साल कर दिया था। अभी बात चल रही है 18 से भी कम 16 साल करने की, या फिर 14 साल भी कर सकते हैं। देखते हैं, वो फिर अभी गवर्नमेंट का, वो पार्लियामेंट का वो रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है। फिर फेडरल स्ट्रक्चर है, जो मैंने बताया था, तो यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन फेडरेशन भी है ना। तो फेडरल स्ट्रक्चर भी है और यूनियन फीचर भी है। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर 2 गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर है, इसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे फेडरल स्ट्रक्चर हैं। यूनियन स्ट्रक्चर कौन सा है, जैसे सेंटर स्ट्रांग है, सिंगल सिटीजन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट फिर ऑल इंडिया सर्विस भी कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पे सेंट्रल करता है। तो यहाँ पे यूनिटरी फीचर भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब देखते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाते थोड़ा सा, है ना, कि एक बार देख लेते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो ये हमारे लेक्चर का सेकंड पोर्शन रहेगा। मुझे पता है कि लेक्चर काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो समझानी पड़ती है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें, तो शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके अंदर 22 पार्ट थे। जैसे चैप्टर होते हैं, कोई भी बुक का चैप्टर होता है ना, तो उसके अंदर भी जैसे 22 चैप्टर मान लो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 चैप्टर है, 22 पार्ट थे, है ना। लेकिन अभी कितने हैं, 25 पास पार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 395 आर्टिकल थे, लेकिन अभी कितने हैं, 448 आर्टिकल हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल है। तो ऐसे इतने नंबर क्यों बढ़ गए, क्योंकि हमने काफ़ी सारी अमेंडमेंट की है, चेंजेस किए हैं। जैसे लास्ट अमेंडमेंट आया था, वो आपका 106th अमेंडमेंट आया था। तो 106th अमेंडमेंट में बेसिकली हमने वो किया था ना, यहाँ पे वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व की थी पार्लियामेंट के अंदर, है ना, लोकसभा के अंदर। तो वो 106th अमेंडमेंट आया था, जिसके अंदर हमने चेंज तो लाया ना, कि वहाँ पे रिजर्वेशन तो ला दिया, लेकिन अभी तक वो कानून लागू, मतलब लागू पास तो हो गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन से, तो आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 42 है ना, तो 42nd अमेंडमेंट है, जो 1976 के अंदर आया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे। फिर 44th अमेंडमेंट आया था 1978 के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा 73rd और 74th अमेंडमेंट आया था 1992 के अंदर, जिसके अंदर पार्लियामेंट तो नहीं, लेकिन ये अपनी म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत ऐड की गई थी। इसके अलावा 101 अमेंडमेंट आया था 2016 के अंदर, जिसके अंदर हम जीएसटी लेके आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बारी-बारी अब करके अमेंडमेंट तो सारे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना? बेसिकली जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे
जो अभी भी जो लास्ट आर्टिकल है वो 395 आर्टिकल है। हमने अमेंडमेंट तो किया है, लेकिन यहाँ पे 396 397 करके ऐड नहीं किया है। हमने क्या किया है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिकल 21 था, तो उसके अंदर हमको कोई एडिशनल कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे आर्टिकल 21A हो जाएगा। फिर दूसरा करना होगा तो आर्टिकल 21B हो जाएगा, 21C, 21D ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ABCD करके हमने उसका नंबर बढ़ाया है। यहाँ पे अभी भी जो लास्ट आर्टिकल है वो 395 ही है। अभी तक जो लास्ट पार्ट है वो भी 22 नंबर का ही है, और यहाँ पे शेड्यूल का जो नंबर है वो बढ़ चुका है, बाकी सब कुछ सेम है ना। तो यहाँ पे 22 पार्ट ही अभी भी, और यहाँ पे 395 आर्टिकल है। जैसे अगर हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ फोर्थ 4 पार्ट है ना, उसके बाद अगर चौथे और पांचवे के बीच में एक और ऐड करना है तो हमने 4A ला दिया है ना। वहाँ पे 22 से 23 नहीं कर दिया हमने, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था बाय द 86th अमेंडमेंट, है ना, 2002 के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी कितने कितने पार्ट है ना, कौन से पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे कि कल तो हमारा लेक्चर प्रियम्बल के ऊपर होगा, लेकिन उसके बाद हम यहाँ से पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पहले इंडिया क्या है, इंडिया की टेरिटरी क्या है वो हम डिफाइन करेंगे कि इसको इंडिया बोलेंगे हम। सेकेंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया अगर एक बार डिफाइंड हो गया तो उसके अंदर जो रहने वाले हैं तो रहेगा कौन, सिटीजन्स कौन होंगे, तो हु विल बी द इंडियंस और हु विल बी नॉट इंडियंस, है ना। तो इंडियन और नॉन इंडियन कौन होंगे वो डिफाइन किया है। फिर अगर एक बार इंडियंस बन गए तो उनको काफ़ी सारे राइट्स ही होंगे, क्योंकि हम मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जब हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो उसके अंदर लिखा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एस्पायरेशन थी जो फुलफिल करनी थी। तो लोगों के एस्पायरेशन क्या थे बेसिकली, कि उनको काफ़ी सारे राइट्स चाहिए थे, है ना, कि वहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश जब सरकार थी, ना ही हम उनके पास राइट्स थे, ना ही उनके पास रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। तो दोनों ही ऐड करने की कोशिश की है, तो इसलिए फिर यहाँ पे सिटीजन्स को क्या दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो जस्टिसिएबल भी है ना, कि अगर कोई उसको मानता नहीं है, फंडामेंटल राइट को नहीं मानता, तो आप उसको लेके कोर्ट में जा सकते हो और उनको पनिशमेंट भी दिलवा सकते हो। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा डीपीएसपी, जैसे मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है ना, तो हर एक स्टेट की कुछ की चीज़ें होनी चाहिए कि वो स्टेट को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिसीज़, गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए स्टेट्स को कि आपको ये सारे काम करने हैं। इसके अलावा एडिशनली ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 4A, जैसे मैंने बताया था ना 1, 2, 3, 4 और 4A ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसको आर्टिकल 51A बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 51 लास्ट था, तो हमने क्या किया 51A कर दिया और यहाँ पे पार्ट 4A लगाया है, जिसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल राइट तो दे दिए, लेकिन ड्यूटीज़ भी तो देनी पड़ेगी, तो इसलिए फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में ऐड की गई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो शुरुआत में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 10 ही थी, लेकिन यहाँ पे 86 अमेंडमेंट से, है ना, जो 86th अमेंडमेंट आया था उसके अंदर हमने 11वीं ड्यूटी ऐड की थी, क्योंकि यहाँ पे हमने राइट टू एजुकेशन ऐड किया था। तो अगर हम शिक्षा का राइट्स दे रहे हैं ना, कि यहाँ पे कोई भी 14 साल का जो बच्चा होता है इसको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, तो यहाँ पे पेरेंट्स की ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए कि उनको स्कूल में भेजे, है ना, कि सरकार की ड्यूटी ना हो कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, लेकिन पेरेंट्स की भी ड्यूटी हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो ये वाला 11th नंबर का यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था। ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो आपको यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। इसके बाद जो पढ़ेंगे ये 5 जो बेसिकली पार्ट है ना, पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4 है। तो यहाँ तक आपको 51 और 51A तक सारे आर्टिकल आपको नंबर वाइज़ याद होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ना? और मतलब जो आर्टिकल 1 है उसके अंदर 1 से 4 आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे 5 से 11 में, इसके अलावा 12 से 35 में, इसके अलावा 36 टू 51 में, और 51A के अंदर जितने भी आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो हर एक के अंदर क्या लिखा हुआ है आपको सब कुछ आना चाहिए। इसके बाद के जो आर्टिकल्स है वो आपको नंबर में याद नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट वाले बस वही याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पर 51 तक तो आपको सारे आने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पार्ट 5 आता है, जिसके अंदर हम यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट के 3 हिस्से होते हैं, जैसे मैंने बताया था, एग्जीक्यूटिव होता है ना? फिर आपका लेजिस्लेचर होता है और आपकी जुडिशरी होती है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास भी तीनों हैं। तो लेज एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है, अटॉर्नी जनरल आता है। तो इन सब की पावर क्या है, इन सब के फंक्शंस क्या है?
है ना, इनको अपॉइंट कैसे करते हैं, इनको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, ये सब लिखा हुआ है आर्टिकल 52 टू 78 के अंदर। फिर सेकंड आता है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के का क्या काम है, जिसके अंदर आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक यहाँ पे लोकसभा का क्या फंक्शन है, क्या पावर है, राज्यसभा की क्या पावर फंक्शंस है, उसका पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस कैसा कैसा है, कि बिल से लेके एक्ट कर की जर्नी है ना, कि बिल कैसे एक्ट बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, इसके अलावा मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको आर्टिकल 1 2 3 याद रखना है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को एडिशनली पावर मिल जाती है कि वो अपने हिसाब से भी लॉ बना सकता है, इसको ऑर्डिनेंस बोल सकते हैं, कि जब भी कोई भी पार्लियामेंट सेशन भी नहीं होती तो यहाँ पे वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है अंदर आर्टिकल 1 2 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट आती है जुडिशरी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पावर फंक्शंस क्या हो जाते हैं, उसके अंदर जो हाई कोर्ट मतलब जज होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे जजेस होते हैं, तो उनको कैसे हायर कर सकते हो, अपॉइंट कैसे कर सकते हो, उसको निकाल कैसे सकते हो, वो सब लिखा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 148 से 51 तक सीएजी की पावर और फंक्शन के बारे में बताया गया है, जो क्या होता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है, तो इंडिया के अंदर कितना खर्चा कहाँ पे होता है, तो उसकी एक पूरी ऑडिट करता है बेसिकली। फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी वापस सेम तीन चीज़ें आ जाएंगी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, इन सब के पावर फंक्शंस, और यहाँ पे कैसे अपॉइंट करते हैं, कैसे उनको निकाला जा सकता है। सेम यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद के पावर फंक्शंस, इसके अलावा यहाँ पे हाई कोर्ट और सब कोर्ट के यहाँ पे पावर और फंक्शन दिए गए। इसके बाद पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 है, उसको डिलीट किया गया था। ठीक है, पार्ट 7 के अंदर बेसिकली था क्या, तो यहाँ पे पार्ट 7 के अंदर जो पार्ट मतलब 20 स्टेट आते, तो यहाँ पे जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो अभी के जैसे हमने देखे ना स्टेट की, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, वैसे स्टेट डिवाइडेड नहीं थे, वहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइडेड थे। ग्रुप ए स्टेट आते थे, बी स्टेट आते थे, सी स्टेट आते थे, और डी स्टेट आते थे। ठीक है, तो ए स्टेट कौन से थे, तो जितने भी आपकी 11 ब्रिटिश प्रोविंस थी ना, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 11 कौन सी थी, तो आप मेरे को अभी मतलब लिख के कमेंट के अंदर आप बताओगे कि वो 11 कौन सी ब्रिटिश प्रोविंस थी, है ना, तो वो ए स्टेट के अंदर आती थी। बी स्टेट के अंदर जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट थे ना, जो भी आपके बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट थे, वो आपके इसके अंदर आते थे। इसके अलावा काफ़ी सारी सिटीज़ थी जो किसी एक क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट के नीचे आती थी, तो उसको क्या बोलते हैं, कमिश्नर प्रोविंस बोलते हैं, तो कमिश्नर प्रोविंस सी स्टेट के अंदर आते थे, और डी स्टेट के अंदर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड आता था। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे पहले डिवीजन था, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट और डी स्टेट। तो यहाँ पे क्योंकि अमेंडमेंट आया था, 7th अमेंडमेंट 1956, जिसके अंदर हमने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करवाया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारा रीऑर्गेनाइजेशन किया था। तो यहाँ पे बॉम्बे से हमने गुजरात अलग किया था ना, बॉम्बे और गुजरात अलग हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग बनाया था, इसके अलावा पंजाब के दो, तो मतलब जो पंजाब था उसके अंदर हरियाणा अलग किया गया था, हिंदी बोलने वालों, हरियाणवी बोलने वालों को उत्तराखंड अलग हुआ था, हिमाचल प्रदेश अलग हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, वो हम बाद में देखेंगे जब हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइज हुआ है इंडिया 1956 के अंदर, तो यहाँ पे 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसकी वजह से ये जो पार्ट 7 है वो डिलीट किया गया है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पार्ट 7 के अंदर बी स्टेट के बारे में लिखा गया था, तो जितने भी आपके ये थे ना प्रिंसली स्टेट थे, उनके बारे में लिखा गया था, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, स्टेट गवर्नमेंट थी, और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट की भी गवर्नमेंट होती थी। लेकिन क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट और क्योंकि प्रिंसली स्टेट हटा ही दिया ना, सारे स्टेट बना दिया हमने, इसलिए फिर यहाँ पे क्या हो गया कि इसको रिपील कर दिया हमने। फिर पार्ट 8 जो है वो यूटीज के बारे में आता है, तो उस टाइम पे जो यूनियन टेरिटरी थी, और अभी भी यूनियन टेरिटरी जो है ना आपकी, पुडुचेरी है, इसके अलावा दीव दमन है, दादरा नगर हवेली है, अभी तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी यूटी है, तो इनके अंदर जो भी आपका ये आता है ना, तो वो उनकी जो पावर फंक्शन होती है, तो उसके अंदर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो बताया गया है। इसके अलावा पार्ट 9 के अंदर, तो इसके अंदर भी यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अमेंडमेंट 73rd और 74th के अंदर, तो यहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपालिटी ऐड की गई थी, तो वो पार्ट 9 के अंदर आता है, जिसके अंदर पार्ट 9 के अंदर पंचायत आती है, फिर म्यूनसिपालिटी पार्ट 9A के अंदर आती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B के अंदर आती है। तो यहाँ पे 73rd और 74th अमेंडमेंट से यहाँ पे लाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज होते हैं जिनको स्पेशल पावर मिलती है, जैसे जो आर्टिकल 370 तो अभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइबल एरिया, जैसे ट्राइबल एरिया में क्या होता है कि आपका जितने भी आपके ये स्टेट है ना, बेसिकली 7 सिस्टर वाले स्टेट है, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, तो उनको स्पेशल पावर दी गई, स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है,
क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा सा अलग है, तो वो इसके अंदर आता है, पार्ट 10 के अंदर आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फेडरल रिलेशन एंड फाइनेंस, तो यहाँ पे यूनियन और स्टेट का रिलेशन कैसा होगा, है ना, लॉ मेकिंग पावर कैसी है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पावर, यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में देखेंगे, किसकी पावर ज़्यादा होती है, किसकी पावर कम होती है। तो ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूँ ना कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो पावर थी वो स्टेट की ज़्यादा थी, इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल की कम थी। तो यहाँ पे वो थी, तो डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहती है ना, स्टेट के पास कम पावर रहती है, वो इसमें लिखा गया है। इसके अलावा फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे टैक्स का जो होता है कि कहाँ से टैक्स लेना है, इसके अलावा कहाँ से टैक्स नहीं लेना है। इसके अलावा यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी था, वो पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी लीगल राइट बना चुका है आर्टिकल 300A के अंदर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पार्ट 11-12 हो गया। फिर 13 जो होता है ट्रेड एंड कॉमर्स विथ इन इंडिया आता है। फिर यहाँ पे इलेक्शन से लेके जो भी स्पेशल वो भी प्रोविज़न है, वो यहाँ पे अलग अलग पार्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यूपीएससी के बारे में ये पार्ट है, फिर इलेक्शन के लिए ये पार्ट है, फिर ट्रिब्यूनल्स के लिए ये पार्ट है, फिर एससी एसटी के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है वो इसके अंदर लिखे गए हैं। फिर इसके अलावा लैंग्वेज कौन सी होगी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, तो वो सब इसमें दिया गया है। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी इसके अंदर, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ना, आर्टिकल 352, 56, 60, तो नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, वो यहाँ पे 20 में की पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में दी गई है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स है, काफ़ी सारे पार्ट्स है, वो आपको देखने हैं, पढ़ने हैं। तो एक बार मतलब ये पीडीएफ तो अपलोड कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके अलावा हमारे पास 12 शेड्यूल भी है, जिसमें तो पहली शेड्यूल है उसके अंदर द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज दी गई है। तो यहाँ पे जो भी पहला स्टेट है जिसके अंदर लिखा है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो कौन से स्टेट, तो यहाँ पे हर एक स्टेट का जो नाम है, उसका एरिया कितना होगा, उसका कैपिटल क्या होगा, ये सब पहले शेड्यूल के अंदर लिखा गया है। तो नेम एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में भी लिखा गया है। सेकंड क्या है, तो अलाउंसेस फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जज, सीएजी, तो इन सबके मतलब सैलरी और अलाउंस क्या क्या रहेंगे, वो इसके अंदर लिखा गया है सेकंड में। थर्ड में क्या है कि यहाँ पे जो भी ये लोग हैं, तो उनके ओथ और अफर्मेशन की, वो लोग जो ओथ लेते हैं, तो वो कौन सी ओथ लेनी है, वो यहाँ पे लिखा गया है। फोर्थ में क्या है कि राज्यसभा की सीट के एलोकेशन यहाँ पे होता है, कि यहाँ पे जितनी भी राज्यसभा की सीट्स होती है, तो वो कौन से स्टेट से कितनी सीट रखनी है, वो इसके अंदर लिखी गई है। जैसे यूपी की ज़्यादा सीट होगी, क्योंकि वहाँ का एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे राज्यसभा की सीट डिसाइड होती है। फिर यहाँ पे जो फिफ्थ शेड्यूल है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के लिए अलग से प्रोविजन पावर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एटीएमएम है ना, एटीएमएम, तो एटीएम से आपको याद रखना है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर यहाँ पे अलग इनको ऑटोनॉमी दी गई है ना, ट्राइबल ऑटोनॉमी दी गई है। फिर सेवन शेड्यूल ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसके अंदर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे 8th शेड्यूल के अंदर 22 हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो पहले 14 थे, लेकिन काफ़ी सारे हमने ऐड की थे। जैसे अमेंडमेंट 21 में सिंध, फिर 71 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, फिर 92 के अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली। और लेटेस्ट जो हमने ऐड की थी मेरे ख्याल से एक बार आप गूगल कर लेना, मेरे को याद नहीं आ रही, ओडिसी था क्या, ऐसा कुछ था, ओडिसी तो होगी ऑलरेडी पहले, ऐसा ही कुछ था। इसके अलावा तो यहाँ तक तो ऑलरेडी हमारे पास थे 8 शेड्यूल थे, लेकिन ये 9 to 12 है, वो बाद में हमने ऐड किए गए थे, है ना। तो 9 शेड्यूल कब आया था, तो पहला ही अमेंडमेंट जो नेहरू जी ने किया था, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, है ना, लैंड रिफॉर्म के लिए लाए गए थे, जिसके अंदर जो बड़े बड़े जमींदार थे, तो जमींदार से जमीनें छीनी गई थी और बाकी सब में बांटी गई थी। ठीक है। इसके अलावा 10th शेड्यूल आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली था कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो एमएलए थे, एमपी थे, है ना, जब वो एमएलए एमपी बन जाते थे, तो वो अपनी पार्टी आसानी से बदल देते थे, कि मान लो मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, अब भाजपा ने मेरे को पैसे दिए, तो मैं कांग्रेस से भाजपा में चला गया। अब वहाँ पे अगर वो एमपी बना था कांग्रेस से, तो वो भाजपा में कैसे चला गया, तो यहाँ पे सीट बहुत बदली जाती थी, है ना, उसको मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलू लोग थे ना, तो सीट बदल बदल करते थे, पार्टी पार्टी बदल बदल करते थे। इसलिए फिर यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, कि अगर कोई प्रेसिडेंट मतलब कोई भी एमपी एमएलए अगर किसी सीट के लिए इलेक्ट हुआ है ना, कि उसको इलेक्शन में जीता है, मान लो कांग्रेस से जीता है, तो अगर उसको कोई और पार्टी ज्वाइन करनी है, तो उसको पहले अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, है, तभी वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ऐसे ही आसानी से नहीं कर सकता ना, उसके लिए भी काफ़ी सारे यहाँ पे नियम बनाए गए थे।
फिर यहाँ पे 11th शेड्यूल जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 73rd और 74th से हमारे यहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपालिटी ऐड की गई थी। तो 11th शेड्यूल ऐड किया गया है और 12th शेड्यूल ऐड किया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे सब, जिसके अंदर हमने पहले देखा कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन वन आर्टिकल 1 से लेके जो आपका आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 51 ए है, तो वहाँ तक हमको सारे आर्टिकल रटने हैं, है ना। मतलब रटने तो नहीं, मैं एक एक करके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे, लेकिन आपको याद रखने हैं एक से लेके 51 ए तक जितने भी आर्टिकल आते हैं उसके अंदर क्या क्या लिखा है। तो यहाँ से काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। फिर इसके बाद तो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैंने बताया ना कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमको एक एक चीज़ पढ़नी है। इसके बाद इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हम फंक्शन और पावर पढ़ेंगे, बाकी सारे स्टेट के, गवर्नमेंट के, जुडिशरी के, है ना, इलेक्शन कैसे होता है, बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे बारी बारी कर।